नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चैप्टर हुआ है ना, उसी में से पार्ट 3 आपका चलना है। और ये जो पार्ट 3 है, ये लगभग आपके जो 45 क्वेश्चन आपके हो चुके थे, है ना। पहली क्लास में हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चन कर लिए थे, दूसरी क्लास में हम लोगों ने 45 क्वेश्चन हो गए थे वही आगे बढ़ करके। और अभी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, है ना, उन क्वेश्चनों को हम लोग अभी करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। आप सभी लोगों को एक चीज और बताना है कि आप सभी लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आया हुआ है या कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने बताया हुआ है कि उनको केवल अपना थ्योरी का पता होता है। उनको लगता है जो हमारा सब्जेक्ट है वो केवल थ्योरी है। थ्योरी सब्जेक्ट के अलावा भी उनके 5 सब्जेक्ट टोटल मतलब होते हैं। थ्योरी को छोड़ करके आपके 4 सब्जेक्ट बचते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका WCS, एक होता है आपका ड्राइंग, है ना, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जानते हैं, है ना। WCS इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और एक होता है ट्रेड प्रैक्टिकल। ट्रेड प्रैक्टिकल आप लोगों का तो सुनना है कि जो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में होना है ना। और बाकी जो एग्जाम है वो बचे हैं आपके 4, वो होंगे आपके CBT एग्जाम, ठीक है ना, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। उन चारों सब्जेक्टों को आप सभी लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग ये मत समझिए कि जो टीचर और पढ़ा रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं शायद उनको नहीं पता है, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको तो ये सब चीजें पहले से जानकारी होता ही है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों पर। आपके जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत आउटपुट, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है ना। यहां पर आपसे कहा जा रहा है, ये जो आपके जितने भी इनपुट प्रतिबाधा वाला आपको उपकरण दिए जा रहे हैं, इन सभी उपकरणों में पूछा जा रहा है कि इनपुट प्रतिबाधा सर्वाधिक किसमें होती है ना। ये जितने भी उपकरण दिए गए, जैसे एक होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर, एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। नॉर्मली हम सभी लोग जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए। जब हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो PNP और NPN ट्रांजिस्टर को अमूमन भाषा में हम लोग समझने लगते हैं, क्योंकि अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक पढ़नी है तो डायोड और ट्रांजिस्टर इतना तो समझना ही पड़ेगा, है ना। तो NPN और PNP ट्रांजिस्टर हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि आप सभी लोग NPN और PNP ट्रांजिस्टर को जान रहे होंगे। बात आती है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की, है ना। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, ये कह सकते हैं हम लोग, इसका जो डायरेक्शन होता है यूनि जंक्शन होने की वजह से एक दिशीय होता है, ठीक है ना। और यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपको हमेशा बताते हैं कि इसमें से 2 पॉइंट होते हैं। पहली बात तो इसमें से केवल एक PN जंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती है आपकी बात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, है ना, यानी कि FIT की। तो FIT का आपको हमने पहले भी क्वेश्चनों में बताया हुआ है कि प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस सर्वाधिक होता है किसका? वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, ठीक है ना। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो आपका प्रतिबाधा है वो अराउंड होता है 10 की पावर 5 से लेकर के 10 के पावर 8 तक होता है। ये ओम में मापा जाता है इंपीडेंस जो होता है आपका, है ना। ये किसका हमने बताया? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को बताया। और अगर आपसे पूछा जाए इससे भी अधिक प्रतिबाधा किसका होता है, वो होता है मॉसफेट का। मॉसफेट का आपका होता है 10 की पावर 10 ओम से लेकर के 10 की पावर 15 ओम तक का, ठीक है ना। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर C, सर्वाधिक इंपीडेंस किसका होता है? तो सर्वाधिक इंपीडेंस होता है आपका ऑप्शन नंबर C, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? यानी कि आपका जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और आपका इंसुलेटर है, यानी कि चालक, अचालक और अर्धचालक, है ना। अगर इन तीनों सामग्रियों की बात करते हैं तो इनका मापदंड आप कैसे करते हैं, कैसे इनका मतलब विच्छेदन करते हैं या समझते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो कंडक्टर और
नॉन कंडक्टर में खास करके हम लोग ये देखते हैं कि उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ना। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को समझने के लिए उनकी संयोजकता हम लोग देखते हैं, है ना। संयोजकता देखते हैं, आप सभी लोग जान रहे होते हैं कि सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है ना। और जो हमारे कंडक्टर होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 1 से लेकर के 3 तक होती है ना। बाहरी कक्षा में या इनकी संयोजकता जो होती है 1 से लेकर 3 तक होती है, किसकी, कंडक्टर की या चालक की, ठीक है ना। फिर बात आती है आपकी इंसुलेटर की या अचालक की, है ना। अचालकों में जो आपके इलेक्ट्रॉनों की या संयोजकता होती है वो 8, 7, 6, है ना, 5 तक होती है, ठीक है ना। यानी कि जो इनकी संयोजकता है वो सबसे ज्यादा होती है जो हमारे इंसुलेटर यानी कि अचालक होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते समय और देखते समय जब हम इंसुलेटर पढ़ते हैं वहीं से ये क्लियरिफिकेशन हो जाता है हमको कि सेमीकंडक्टर और कंडक्टर इंसुलेटर का मापदंड कैसे करेंगे, वो आप इनके संयोजकता से निर्धारित करते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हुआ है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया जाता और आपसे 3 ऑप्शन दिए गए होते तो इन 3 ऑप्शनों में से आप इनके परमाणु की परमाणु संख्या के आधार पर भी इनका डिनोट कर सकते थे या इनको समझ सकते थे, ठीक है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है आपका, यहां कहा जा रहा है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि यूजेटी जो होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका उपयोग कहां पर हम लोग करते हैं। तो इसका उपयोग लाउड स्पीकर एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, प्रसारण ट्रांसमीटर के रूप में किया जाता है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है, या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। आप सभी लोगों को हमने पहले भी बताया है जो हमारा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है ये आपका ऑसिलेटर में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करने का कारण भी है क्योंकि ऑसिलेटर में आपके जो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है इसका उपयोग करने से जो आपका डिस्टॉर्शन होता है उसमें से जो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये यूनि जंक्शन जो ट्रांजिस्टर है इसका पीएन जंक्शन केवल एक पीएन जंक्शन होता है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें से डिस्टॉर्शन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है ना। आप सभी लोगों को पता है, अगर हम देखें तो हमारे 2 प्रकार के मेनली सर्किट बनते हैं, होते वैसे 3 हैं। कौन, एक रजिस्टिव, एक आपका इंडक्टिव और एक होता है कैपेसिटिव। 3 सर्किट बनते हैं, वो भी किसमें, एसी में, है ना। और अगर आप बात करते हैं डीसी की तो वहां पर केवल आपका एक प्रकार का सर्किट होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका डीसी। डीसी में आपका केवल रजिस्टिव सर्किट होता है, ठीक है ना। और एसी में 3 प्रकार के सर्किट बनते हैं, है ना। यानी कि एसी में आपका प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस वो आपका 3 तरीके से लगता है ना। यानी कि किसी भी आपका कंपोनेंट है अगर रजिस्टर देखा जाए तो एसी में ज्यादा होता है, डीसी में कम होता है, ठीक है ना। बात यहां पर आपसे की जा रही है अनुनाद आवृत्ति की, है ना। आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगर यक्सी यानी कि कैसा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, है ना, रजिस्टर जो आपके कैपेसिटर द्वारा लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम लोग एक्सेल के नाम से जानते हैं। इनकी अगर फ्रीक्वेंसी की हम लोग गणना करनी है या फिर इनके प्रेरकत्व की माप करनी है या फिर कैपेसिटेंस की माप करनी है तो उसके लिए जो आपका फार्मूला होता है वो होता है 1/XC होता है 1/2 पाई F इंटू C, ठीक है ना। और एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, तो एक्सेल इक्वल टू होता है 2 पाई F इंटू L होता है, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूलों का ही उपयोग करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से जो आपको दोलन सर्किट के अनुनाद आवृत्ति की गणना अगर करनी है तो सर्वप्रथम आप लोगों को XC और XL का फार्मूला पता होना चाहिए। इनका आपस में जब आप लोग सॉल्विंग करेंगे तब ही आपको यह फार्मूला निकलेगा, क्या, R इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडरवुड L इंटू C, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है F इक्वल टू R इक्वल टू 1/2 पाई अंडरवुड L इंटू C, ठीक है ना। और ये आंसर हमको किस क्वेश्चन के आंसर के रूप में मिलता है, ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। यहां पर लिखा है 1/2
ब्रैकेट में 2 पाई अंडर रूट n इंटू सी। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनत की आवश्यकता होती है ना। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको किस प्रकार की अभिनत की आवश्यकता होती है। एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव है ना, बेस है हमारा कैसा, वो ग्राउंड है, और एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव है, क्या इसकी जरूरत होती है? नहीं। बेस पॉजिटिव, एमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव, क्या इसकी जरूरत होती है एनपीएन में? नहीं। हम लोग ऑप्शन सी में आते हैं, वहां पर लिखा हुआ है बेस पॉजिटिव और एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर निगेटिव, है ना। यहां पर बेस को कैसा किया गया हुआ है, पॉजिटिव किया गया हुआ है, एमीटर को नेगेटिव और कलेक्टर को निगेटिव, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप लोग जब सर्किट बनाते हैं तो वहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं हमारा यन जो होता है वो कैसा होता है, वो निगेटिव के लिए दर्शाया जा रहा होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा यन जो प्रकार का तत्व होता है, यहाँ पर पंच संयोजी तत्व मिलाया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन की बाहुल्यता हो जाती है ना। इस प्रकार के बने हुए तत्वों में क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की बाहुल्यता होती है ना। और जो पी प्रकार के हमारे तत्व बनते हैं उनमें होल्स की अधिकता होती है। होल यानी कि यहाँ पर आप जब पी प्रकार के तत्व बनाते हैं तो आप देखते हैं कि सेमी जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें से जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो हमारा त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है, और त्रिसंयोजी तत्व मिलाने की वजह से वहां पर क्या बनता है, एक होल का निर्माण होता है, और होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक पीएन जंक्शन बनाते हैं, और दो पीएन जंक्शन मिलकर के एक आपका ट्रांजिस्टर बनाते हैं। और यहाँ पर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है, और वहां पर आपसे पूछा जा रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर की ये जो विद्युत धारा का प्रचलन है वो कैसे होगा, है ना। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेस को पॉजिटिव, एमीटर को निगेटिव और कलेक्टर को निगेटिव करंट देने से आपका जो ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो प्रचालित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बैरियर वोल्टेज का क्या कारण है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिलिकॉन डायोड में जर्मेनियम डायोड की तुलना में अधिक बैरियर वोल्टेज क्यों होता है। डोपिंग प्रतिशत अधिक होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन केवल 2 हैं, कम परमाणु संख्या है, प्रतिरोध बहुत अधिक है। आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा सिलिकॉन होता है इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक देखें हैं तो परमाणु संख्या कम होती है, लेकिन हमारे जो जर्मेनियम होता है इसका परमाणु संख्या जो होता है वो अधिक होता है ना। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी देखें तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे जो चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो दोनों में 4-4 होते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4-4 होते हैं। तो यहाँ पर आपके इनके क्या कम होती है, तो परमाणु संख्या आपके सिलिकॉन की कम होती है और जर्मेनियम की ज्यादा होती है, जिस वजह से इसका क्या होता है, बैरियर वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है ना, यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, L1 को C1 से ट्रांजिस्टर बेस से जोड़ने का उद्देश्य क्या है ना। जो हमारा ट्रांजिस्टर है L1 को और C1 को, है ना, ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर इसका जो हमारा उद्देश्य है, चित्र को अगर देखें तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो हमारे पीएनपी के ट्रांजिस्टर के रूप में दर्शाया जा रहा है। कैसे ट्रांजिस्टर के रूप में, पीएनपी ट्रांजिस्टर के रूप में दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक आपका रेजिस्टिव यानी कि इंडक्टिव आपका सर्किट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और आउटपुट में डायरेक्ट आपका क्या जुड़ता है जाकर के, कलेक्टर से जुड़ा हुआ है। इनपुट किसमें हो रहा है, आपके बेस में हो रहा है ना। आप इसमें से कह सकते हैं कॉमन एमीटर के रूप में भी ये काम कर रहा है। ठीक है ना, अगर हमारा ये कैसा है आपका डीसी में इसको कन्वर्टिंग कर रहा होता सर्किट, तो अगर ये कन्वर्टिंग नहीं कर रहा है तो फिर आपसे ये जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें ऑप्शन दे रहा है ट्रांजिस्टर अभिनत वोल्टेज प्रदान करता है, नकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, डीसी आपूर्ति प्रदान करता है। यहाँ पर जो आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये कहीं ना कहीं पर आप अगर देख पाए तो ये जो आपके ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई हमारे सर्किट है, इस सर्किट को क्या कर रहा है, ये आपको सकारात्मक या पॉजिटिव फीडबैक देने का प्रयास कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं, या चित्र को देखते हुए हम इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर करेंगे वो ऑप्शन नंबर सी करेंगे और ये इसका राइट आंसर बनता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
है ना। इस जो हमारा ये चित्र है, इसमें से जो हमारा फीडबैक कैसा दिया जा रहा है, वो पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है, ठीक है ना, किससे, पीएनपी ट्रांजिस्टर के माध्यम से, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि ट्रांसफार्मर का केंद्र नलपूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है ना। यहां पर नलपूर्ण का मतलब है जो आपका ट्रांसफार्मर है वो कैसा है, वो है सेंटर टैप्ड है ना। कैसा ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर है ना। वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हमारा जब फुल वेव रेक्टिफायर होता है वहां पर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है ना। यानी कि वहां पर हमारे केवल 2 डायोड की आवश्यकता होती है ना। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर में कितने डायोडों की आवश्यकता होती है, केवल 2 डायोडों की आवश्यकता होती है ना। ब्रिज रेक्टिफायर की जब बात करते हैं तो वहां पर आपको कितने डायोडों की आवश्यकता पड़ती है, तो पूरे 4 डायोडों की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को, है ना। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो पाता है, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे कहा जा रहा है ये ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप्ड है और वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर रहा है ना। और उसके आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। वो भी आपकी किस अवस्था की बात कर रहा है, ओपन। इस शब्द को बहुत ध्यान से देखना है, यानी कैसा है हमारा सर्किट, खुला हुआ है। और अगर सर्किट कहीं पे भी ओपन हो गया, अगर सर्किट पूरा नहीं हुआ तो वहां पर आपका वोल्टेज या करंट प्रवाह होना तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि जब सर्किट ही पूरा नहीं हुआ इस अवस्था में हमारा 0 वोल्ट अप्लाई होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है ना। यहां पर जो आपको चित्र दर्शाया जा रहा है ये कहीं कहीं पर आप लोगों ने पहले भी कभी देखा होगा। आर गेट का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है ना। इस प्रकार से कुछ आर गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और एंड गेट का जो सिंबल होता है वो आयताकार कुछ आकृति में होता है, आगे का केवल ग्राउंडिंग होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को याद करके रखना होगा। और दोनों के इनपुट में कितने होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, है ना। और आउटपुट में 1 पॉइंट करके निकलता है, ठीक है ना। अब बात आती है आपकी, यहां पर जो आपको सिंबल दिया जा रहा है या प्रतीक दिया जा रहा है, इसमें से 2 बिंदु जैसे लगे हुए हैं, जिसमें से कि एक जो हमारा पहले ही बिंदु लगा है, इस बिंदु का होता है नॉट गेट का मतलब। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारा अगर पूर्ण रूप से इसको दर्शाया जाए, ये कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, है ना। कैसे, ये आप लोग आर गेट बनाते हैं, है ना। आर गेट में आपको हमने बताया 2 बिंदु होते हैं, इनको हम लोग ए और बी के रूप में देखते हैं, है ना। और ये हमको आउटपुट के रूप में एक सिंबल प्राप्त होता है ना। लेकिन अगर इसमें से एंड गेट भी जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, क्या जोड़ा जाए, एंड गेट को जोड़ दिया जाए। यानी कि एंड गेट किस प्रकार का होता है आपका, एंड गेट अगर इस प्रकार से जोड़ा जाए, एंड गेट को कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इसी सीरीज में आगे जुड़ करके इस सीरीज को पूरा कर दे, ठीक है ना। और इसमें से परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। ये हमारा कुछ एंड गेट हो वो नैंड गेट हो जाता है। यहां पर अगर ये नॉट गेट लग गया, ठीक है ना, और ये हमारा कौन सा हो गया, एंड गेट हो गया, ठीक है ना। ये एंड गेट हो गया और ये नॉट गेट हो गया। इन दोनों के मिलने से बनता है आपका कौन सा गेट, ये होता है आपका नैंड गेट, है ना, NAND, नैंड गेट, ठीक है ना। और नैंड गेट हमारा ये सिंबल होता है नैंड गेट का, है ना। और अगर हम लोग इसको तोड़ के समझे तो ये इसका सिंबल होता है ना। और जो इसका फार्मूला बनता है वो इक्वल टू होता है y इक्वल टू a इंटू बी। यानी कि हमारे जो आर गेट का फॉर्मूला होता है वो इंटू a इंटू बी निकलता है। और जब हम लोग इसमें से नॉट गेट लगा देते हैं तो नॉट गेट का काम ही होता है कि उनको चेंज कर देना या वैल्यूएशन को चेंज कर देना। यहां पर अगर 1 और 0 आया था तो अब इसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, 0 और 1 हो जाएगी। या हम कह सकते हैं, हम इसको ए बी और ऊपर बार लगा करके भी दर्शा सकते हैं। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता था, है ना। और यहां पर हमसे जो पूछा गया था, यहां पर प्रतीक के बारे में पूछा गया था कि ये प्रतीक किस चीज का है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, नैंड गेट का प्रतीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर कहा जा रहा है जैसा कि
चित्र में दिखाया गया है एम्पलीफायर का नाम क्या है ना। तो जो हमारा यहाँ पर एम्पलीफायर लगाए गए हैं यानी कि 2 ट्रांजिस्टर है ना, उन ट्रांजिस्टरों को जोड़ करके ही एक एम्पलीफायर बनाया गया है ना। तो यहाँ पर आपको एम्पलीफायर के रूप में ऑप्शन दिए गए हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर या क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, है ना। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि जब हमारे 2 ट्रांजिस्टरों का कनेक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि उनको एक दूसरे के विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है ना, यानी कि एक की अगर साइकिल पॉजिटिव टू निगेटिव है और दूसरे की हमारी साइकिल कैसी है, निगेटिव टू पॉजिटिव है ना। तो इस अवस्था का जो हमारा उपयोग है वो किया जाता है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि जो एम्पलीफायर सर्किट होता है उसमें नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। यहां पर आपके डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आता है। क्या होता है, डिस्टॉर्शन बहुत आता है। सबसे कम डिस्टॉर्शन किस क्लास में होता है, क्लास ए बी प्रकार के जो एम्पलीफायर होता है उसमें सबसे कम क्लास ए प्रकार का जो आपका एम्पलीफायर होता है सबसे कम डिस्टॉर्शन उसी में आता है ना, क्योंकि उसमें से पूरी 360 डिग्री में करंट का प्रवाह होता है ना। और वहां पर आपको क्या होता है, डिस्टॉर्शन सबसे कम देखने को मिलता है। तो आप लोग जब बात करते हैं एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की, तो नकारात्मक फीडबैक जो होता है हमारे डिस्टॉर्शन के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन जो आता है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है उसका उपयोग किसमें करते हैं, हम लोग ऑसिलेटर में करते हैं, है ना। और ऑसिलेटर का जो काम होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का होता है ना। और इस क्वेश्चन का फिलहाल जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्पलीफायर सर्किट नकारात्मक फीडबैक के साथ क्यों काम करता है, वो डिस्टॉर्शन को रिड्यूस या कम करने के लिए काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। अभी उन्नत घटक के रूप में अगर बात करें तो सबसे उन्नत जो हमारा घटक है वो है IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर क्यों उन्नत है, SCR से आपका बना था कौन सा, ये बना था आपका डायक और ट्रायक, है ना। जो ट्रायक होता है वो SCR का उन्नत होता है ना। ऐसे ही आपका जो फेट है उससे उन्नत है मॉसफेट, और मॉसफेट से उन्नत है IGBT, है ना। तो यहां पर देखा जाए तो सबसे उन्नतशील कौन सा है, वो है IGBT, ठीक है ना। क्योंकि UJT आपका यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है जिसमें से सिंगल PN जंक्शन होता है, जिसका उपयोग हम लोग ऑसिलेटर में करते हैं, है ना। आप सभी लोग उसको जान रहे हैं। लेकिन अगर उन्नति के क्षेत्र में बात करते हैं तो UJT आपका उससे पहले का है, IGBT सबसे बाद में आया है, ठीक है ना। यह सबसे उन्नतशील घटक में से इसको शामिल किया गया हुआ है। इन सभी का कभी कभी आप लोगों को फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट का होता है, UJT का होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। IGBT का हो जाता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और SCR का हो जाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सक्रिय घटक कौन सा है, यानी कि एक्टिव और पैसिव 2 प्रकार के सर्किट आपके या कंपोनेंट होते हैं, और उन दोनों प्रकार के कंपोनेंटों में एक खासियत होती है। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक्टिव कंपोनेंट इनमें से कौन सा है ना। अगर एक्टिव कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं ट्रांजिस्टर, संधारित्र और रोकने वाले यानी कि रजिस्टर, और फिर इसके बाद दिया जा रहा है इंडक्टर, है ना। तो जो ट्रांजिस्टर होता है ये आपका क्या होता है, ये ऊर्जा की खपत नहीं करता है ना। ये ऊर्जा को या विद्युत को आने देता है और दूसरे रूप में परिवर्तित करके आगे बढ़ा देता है ना। उसमें जो परिवर्तन इसको करने हैं वो परिवर्तन करके, वो चाहे आपके पावर एम्प्लीफिकेशन हो या आपका करंट एम्प्लीफिकेशन हो या वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हो, जैसे कोई भी कार्य अगर उसको करना है वो करके उसको आगे बढ़ा देता है, लेकिन ऊर्जा की खपत नहीं करता है। वहीं अगर देखा जाए तो हमारा रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये क्या करते हैं, ऊर्जा की खपत करते हैं।
या ऊर्जा को अपने अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, ऊर्जा को स्टोरिंग करता है, और आपका जो रजिस्टर है ये ऊर्जा की खपत करता है ना। इंडक्टर है ये आपकी ऊर्जा की लगातार ये भी खपत करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ सकते हैं जो हमारे पैसिव सर्किट होते हैं या पैसिव हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो ऊर्जा की खपत करते हैं, और जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं वो ऊर्जा की खपत नहीं कर रहे होते हैं या ना के बराबर कर रहे होते हैं, है ना। यहां पर आपसे पूछा गया था एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो एक्टिव कंपोनेंट में आपका यहां पर जो दिया गया है वो ट्रांजिस्टर दिया गया है, और उदाहरण के रूप में आपका डायोड होता है ना, ऑसिलेटर होता है ना, रेक्टिफायर होता है। ये जितने भी हैं वो सभी आपके कंपोनेंट किसमें आ जाते हैं, ये सब आपके पैसिव या एक्टिव सर्किट के रूप में आ जाते हैं, और जो पैसिव सर्किट में है वो है आपका कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आया आपका, जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो किसका बनाया जाता है, वो सिलिकॉन का बनाया जाता है। क्यों, इसका कारण होता है जर्मेनियम जो होता है ये बहुत या कम रूम के टेम्परेचर पर ही क्या होता है, ये आपका सुचालक के रूप में कार्य करने लगता है। यानी कि आपका जो जर्मेनियम है ये है क्या, अर्धचालक है ना। अर्धचालक को अगर हीटिंग टेम्परेचर ज्यादा दे दिया जाता है तो ये चालक के रूप में कार्य करने लगता है, नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर ही जर्मेनियम जैसे तत्व यानी कि सेमीकंडक्टर अगर कोई हमारा किस में काम करने लगे, चालक के रूप में कार्य करने लगे, अगर हम कहीं पर जर्मेनियम से बने सेमीकंडक्टर का उपयोग स्विच किया अपने किसी सर्किट के कंट्रोलिंग में कर रहे थे, तो वहां पर जर्मेनियम से बना हुआ हमारा सेमीकंडक्टर कंट्रोलिंग अपनी खो देगा और वो चालक के भांति कार्य करने लगेगा और कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो पूर्ण रूप से अपना जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था अगर हम उसको जिस समय चाह रहे थे बंद करना उस समय वो चालू हो जाएगा और चीजें हमारी बिगड़ जाएंगी, है ना। इस वजह से हमारा हमने देखा कि टेम्परेचर का जो हमारा संतुलन था वो बिगाड़ता है किसको, जर्मेनियम को। इसी वजह से सर्वाधिक आप लोग देखेंगे कि जो भी आपके टूल्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वो किसके बने होते हैं, वो सिलिकॉन, आपके सिलिकॉन को मिला करके बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर उच्च तापीय चालकता है ना, उच्च धारा के जाने की क्षमता, उच्च बाधा वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध रेंज, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ना, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो उच्च टेम्परेचर में भी इसकी कंडक्टिविटी बनी रहती है किसकी, सिलिकॉन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है, यानी कि ऐसा कौन सा सर्किट है ना, वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि बिना एसी के आपको कैसा सिग्नल देता है, एसी सिग्नल उत्पन्न करता है। ये केवल और केवल काम कर सकता है आपका ऑसिलेटर, है ना। ऑसिलेटर आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑसिलेटर सर्किट जो होता है ये आपका किस में काम करता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर आपको एक चित्र बनाया गया हुआ है, और जैसा कि यही चित्र हमने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था जहां पर आपको आर गेट एंड गेट के रूप में एक क्वेश्चन आया था, वहां पर हमने आपको एक बार बताया भी है कि जो हमारा एंड गेट नॉट गेट होता है उसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि डायोड का होता है, वहां पर एक केवल इसमें खड़ी लाइन होती है ना डायोड में। यहाँ पर हमारा क्या है, ये आपका नॉट गेट है ना। नॉट गेट आपका कुछ इस प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। फिलहाल आप लोग तीनों गेटों के सिंबल देख लिए हैं, बनाए भी हैं, और अभी हम लोग क्वेश्चन इन पर आधारित किए भी हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को ये जो गेट होते हैं इन पर आधारित अगर कभी भी क्वेश्चन आता है और सिंबल पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अवरोधक का नाम क्या है ना। यहाँ पर आप लोगों को अवरोधक जो दिखाया गया है इसमें से आप अगर देखें तो हम लोग इसको एक राउंडिंग नोब के द्वारा घुमा करके इसमें जो रेजिस्टेंस है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट या टूल है ये हमारा एक वायर और वाउंड वेरिएबल प्रकार का क्या है, रजिस्टर है।
वायर से बना हुआ है ना। और वेरिएबल कैसे है कि जितने वैल्यूएशन पे हम जाकर जितना इसका आगे घुमा देते हैं उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि उसमें से कॉइल के रूप में लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। यानी कि अवरोधक का नाम क्या है, तो ये है हमारा वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है ना। अच्छा, बच्चों में एक चीज खास करके ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार कहीं पर उनको लिखा हुआ मिलता है इलेक्ट्रिक वोल्ट, है ना, ईवी। अगर इलेक्ट्रिक वोल्ट के रूप में आपको वोल्टेज कहीं पे लिखा मिलता है, वो क्या होता है, और जो अगर कहीं पर आपको क्या मिलता है, वोल्ट मिलता है ना। जैसे सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी है, यानी कि उसको शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी है। और कई बार पूछा जाता है वेरियर विभव कितना होता है, तो वेरियर विभव ईवी के रूप में दर्शाया जाता है, और सिलिकॉन का वेरियर विभव होता है 1.1, ठीक है ना। वेरियर विभव कितना होता है, 1.1 होता है। और आपका अगर पूछा जाता है न्यूनतम कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 0.6 से 7 वोल्ट तक की, है ना। जबकि आपको अगर केवल एक ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा तो वो होगा आपका 0.7 वोल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। एससीआर को हम लोग किस लिए सर्वाधिक उपयोग करते हैं, तो आप लोग सभी लोग देखे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड है उसमें से मोटरों को हम लोग चलाते हैं, है ना। जब मोटरें चलाते हैं तो अगर मोटरों की गति को कंट्रोलिंग करनी है ना, तो वहां पर हम लोग एससीआर का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि आसानी से अगर गति को कंट्रोल करना है वहां पर हमको आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि और सभी जो चीजें हैं उन सभी चीजों को लगाने से हमारी जो खपत होती है ऊर्जा की वो बढ़ जाती है ना, और लॉसेस हमारे बढ़ जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपकी मोटरों में एससीआर का उपयोग होता है, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर के रूप में एससीआर का उपयोग नहीं होता है, लेकिन ये उनके आधार पर देखा जाए कि मोटरों के गति परिवर्तक के रूप में आपका एससीआर का उपयोग सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी कि स्पीड कंट्रोल मोटरों के लिए सर्वाधिक एससीआर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है ना। हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, पी प्रकार का जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है इसमें से त्रिसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है, और जो आपका एन प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है वहां पर हम लोग पंच संयोजी तत्व को मिलाते हैं, ठीक है ना। जब इसको बनाते हैं उस समय हम लोग देखते हैं कि इम्प्योरिटी के रूप में अगर हम लोग पंच संयोजी कहीं पर मिला रहे हैं, तो पंच संयोजी मिलाने से हमारा जो सेमीकंडक्टर से बनकर तैयार होता है वहां पर आपको पंच संयोजी मिला करके हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर पाते हैं। जबकि अगर त्रिसंयोजी मिला करके बनाते हैं सेमीकंडक्टर को, तो वहां पर हमको एक होल के रूप में बाहर मिलता है ना। और इन्हीं होल और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही सेमीकंडक्टर में विद्युत का चालन होता है ना, या प्रचालन होता है, ठीक है ना। यहां पर हमसे पी टाइप के लिए बात की जा रही थी, तो पी टाइप में आपका केवल यहां पर बोरान दिया जा रहा है। बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सभी जो हमारे पदार्थ हैं ये त्रिसंयोजी पदार्थ हैं, और इन सभी त्रिसंयोजी पदार्थों का किसमें प्रयोग करते हैं, हम लोग पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाने में करते हैं। और जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सभी हमारे पंच संयोजी तत्व हैं, और इनका हम लोग उपयोग करते हैं किसको बनाने में, हम लोग बनाने में, तैयार करने में एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। क्लास ए प्रकार का जो एम्पलीफायर है, हमने पहले भी आप लोगों को बताया है, क्लास ए एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है ना। क्या होता है, डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है। और अगर देखा जाए तो क्लास ए एम्पलीफायर में ही विद्युत का जो चालन है, हमने आपको बताया था 360 डिग्री में होता है, यानी कि पूरे समय के लिए विद्युत का इसमें से चालन होता है ना। तो यहां पर अगर क्लास ए एम्पलीफायर की बात की जा रही है तो हमने आपको बताया डिस्टॉर्शन सबसे कम होता है, तो मिनिमम डिस्टॉर्शन
क्लास ए एम्पलीफायर में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्रमशः लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के 4 रंग बैंड के साथ प्रतिरोधक का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या है? क्या है? तो इसको अगर हमको देखना है तो एक सारणी होता है ना, जिसमें से आपके सभी कलर कोडिंग दी जाती है। अगर सारणी आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को सर्च करना होगा कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, है ना। वहां पर आपको एक सारणी बन के आएगी, उसमें से आप लोगों को कलर कोड दिया जाएगा। कलर उसमें लगभग आपके जो दिए जाते हैं वो कलरों की संख्या होती है आपकी 11 कलर, ठीक है ना। उन 11 कलरों के अलग अलग कोड दिए जाते हैं, है ना। फिलहाल अगर हम देखें तो हमारा कुछ इस प्रकार से कलर कोड होते हैं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। इसके बाद कौन से हमारे 2 तत्व आते हैं? एक आता है हमारा गोल्डन और एक आता है हमारा सिल्वर, है ना। ये हमारे पूरे तत्व होते हैं। यानी कि आप इधर देख पा रहे हैं 5 इधर हैं, 5 इधर हैं और ये हमारे कितने हैं? 6 इधर है ना। ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं कलर? ये 11 कलर कोड हो जाते हैं, जिनमें से इन दोनों कलरों का वास्तविक देखा जाए तो 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, यानी कि पहले उसमें और दूसरे उसमें कलर कोडिंग नहीं होती है ना। कोई नंबर इनका नहीं होता है, इनका केवल टॉलरेंस होता है। यानी किसका किसका? वो हमारा होता है गोल्ड और सोना और चांदी, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इन दोनों का जो कलर कोड केवल किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका परसेंटेज यानी टॉलरेंस में दिया जाता है। और गोल्ड का टॉलरेंस जो होता है वो 5% होता है और जो हमारा चांदी है इसका टॉलरेंस जो होता है वो होता है 10%, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपकी जो और जो हमारे कलर कोड बचते हैं, इन सभियों के सभी को कैसे देखते हैं? तो जो हमारी पहली पट्टी होती है इसको 0, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग पूरा इनको डिनोट करते हैं, है ना। देखा जाए ये हमारे 9 नंबर तक जाता है। इनमें से कोई कलर हमारा छूट रहा है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। अभी यहां पे जी छूटा हुआ है। ठीक है ना। ये हमारा जी जो होता है ये 8 होता है और W यानी कि व्हाइट का 9 होता है, ठीक है ना। ये पहली पट्टी के कलर कोड है। यानी कि अगर आपकी कलर कोडिंग दी जाती है, जैसे यहां पर दिया गया है लाल रंग का पहली पट्टी है ना। लाल रंग की पहली पट्टी का जो हमारा कलर कोड होगा वो कितना है? 2 है ना। इसके बाद बात आती है दूसरी पट्टी की। दूसरी पट्टी हमारी कैसी है? बैंगनी कलर की है। और दूसरी पट्टी में भी हमारा ये फर्स्ट हो गया और यहां पर आ जाती है आपकी सेकंड पट्टी और थर्ड पट्टी। इसके बाद इनका टॉलरेंस आ जाता है या मल्टीप्लायर आ जाता है। मल्टीप्लायर के बाद में आपका आता है टॉलरेंस, है ना। टॉलरेंस और मल्टीप्लायर दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड और थर्ड पट्टी है ना, ये सेम टू सेम फर्स्ट पट्टी के अनुसार ही इनके नंबर चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की, है ना। यानी कि मल्टीप्लायर जो होता है आपका वो कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे हमारा जो ब्लैक होता है, ब्लैक का जो हमारा मल्टीप्लायर होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 1। क्या होता है? 1। कई बार बच्चे इसको गलती से 0 लिख जाते हैं, है ना। तो जो मल्टीप्लायर होता है वो हमारे ब्लैक का 1 होता है, ब्राउन का कितना होता है? 10 होता है और रेड का होता है 100, है ना। और ऐसे ही 10-10 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते जाना है और सभी का आप लोगों को पता चल जाएगा मल्टीप्लायर कितना होता है, ठीक है ना। इस सारणी को आप लोग चाहिए तो गूगल से डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है तो हम सबसे पहले रेड का पहली पट्टी को काउंट करते हैं। तो रेड में पहली पट्टी का जो नंबर होता है वो 2 होता है। फिर इसके बाद बैंगनी आता है। बैंगनी का जो कलर है वो कितने कोड में जाता है? वियोलेट। वियोलेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं और ये हमारा 7वें नंबर पे आता है। और दूसरी पट्टी को हम लोग सेम टू सेम
नोट डाउन कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमारी तीसरी पट्टी है वो नारंगी है और जो चौथी पट्टी है वो सोने की है ना। यानी कि जो चौथी पट्टी है वो हमारे स्वर्ण कलर में है, यानी कि हमारा जो इसका जो टॉलरेंस रहेगा वो कितना परसेंट होता है, वो होता है 5% का, ठीक है ना। फिर इसके पहले जो हमारा नारंगी कलर दिया जा रहा था, है ना, ये आपका दिया जा रहा था ऑरेंज, है ना। और ऑरेंज का जो आपका मल्टीप्लायर होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1000 होता है ना। और 1000 अगर ये होगा, इसी में से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1000 का, ये बनेगा 27,000, है ना। और 27,000 के साथ में 5% का टॉलरेंस रहेगा, यानी कि घटे बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 5% ही ये ऊपर नीचे इसका रेजिस्टेंस ये हो सकता है ना। ओम के रूप में इसको दर्शाया जाता है। अब यहां पर जो आपको वैल्यूएशन दी जा रही है वो आपको 5% घटा करके या बढ़ा करके वैल्यूएशन दी जा रही है। जब ये आप सॉल्विंग करेंगे तो ये आपका अराउंड में जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 20 राइट इसका आंसर बनेगा, यानी कि 25,650 से लेकर के 28,350 तक इसका रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है, मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और डिटेक्टर। यहां पर कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा कौन सा होता है जो बिना इनपुट के सिग्नलों को पल्सेस या उत्पादन करता है ना। यानी कि बिना इनपुट दिए आउटपुट क्या करता है, ये तैयार करता है। वो कौन हो सकता है, हमने आप लोगों को एक बार और बताया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा ऑसिलेटर, है ना। पिछले क्वेश्चन भी आया था आप लोगों का, उसमें से क्या आया था कि ऑसिलेटर को एसी को शायद एसी सर्किट के बारे में पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा सर्किट होता है जो एसी उत्पन्न करता है बिना इनपुट दिए हुए, है ना। तो वहां पर भी हम लोग क्या किए थे, ऑसिलेटर किए थे। और यहाँ पर जो आपकी पल्सेस की बात की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं पे ऑसिलेटर से ही जुड़ रहा है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये हमारी जो पीडीएफ है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चनों की वो कंप्लीट होती है। और आप लोगों को एक चीज बताना रहता है हमको हमेशा कि आप लोग अगर इस पीडीएफ यानी कि हमारी जो जितनी पीडीएफ रही हैं उनमें से अगर केवल लास्ट वाली पीडीएफ को आप लोग चाहिए तो उसके लिए ये क्यूआर कोड रहता है। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप लोगों को ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारी ये जो क्लास थी कंप्लीट होती है। आप लोगों को बाकी जो क्लासें बची हुई हैं वो भी अगले दिनों में कंप्लीट कर ली जाएंगी। और आपको सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्ते।